हेलो गाइस, मैं आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने नए नए क्वेश्चन लेकर। इस वीडियो में अपन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संस्था समाचार चैनलों की एक प्रतिनिधि निकाय है? ऑप्शन है न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन, न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड फेडरेशन, भारतीय प्रेस परिषद या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, भारतीय चैनलों की प्रतिनिधि निकाय संस्था कौन सी है? तो दोस्तों, भारतीय प्रेस काउंसिल है, वही भारतीय जो चैनल है, वो संस्था है, एजेंसियां हैं, उनका एक प्रतिनिधि निकाय है। ठीक है। बात की जाए भारतीय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, तो यह पहली बार 1966 में भारतीय प्रेस अधिनियम 1965 के तहत स्थापित की गई थी, वो भी पहले प्रेस आयोग की सिफारिश पर। दोस्तों, इसका दोहरा उद्देश्य है। इसका उद्देश्य प्रमुख है समाचार पत्रों और जो समाचार एजेंसियां हैं उनके मानक होते हैं उनको बनाए रखना, साथ ही उनमें सुधार कर प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करना था। दोस्तों, ये एक अर्ध न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण है जिसे प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत एक अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया 1979 में संसद के द्वारा प्रेस परिषद अधिनियम 1978 पारित करके। दोस्तों, भारतीय प्रेस परिषद एकमात्र ऐसा निकाय है जो प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के अपने कर्तव्यों में राज्य के उपकरणों पर भी अधिकार का प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, इसका संगठन है, यह एक कोऑपरेटिव कॉरपोरेट निकाय है। ऐसा निकाय है, यह एक कॉरपोरेट निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। दोस्तों, इसमें सभापति का चयन होता है, जो अध्यक्ष होता है उसका चयन लोकसभा के अध्यक्ष जो स्पीकर हैं वर्तमान में अपने ओम बिरला है। राज्यसभा के सभापति, बताओ राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और इसके अलावा जो 28 परिषद के सदस्य हैं वो आपस में चुने गए सदस्यों द्वारा इसके सभापति का चयन करते हैं। दोस्तों, इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना, भारत में समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना तथा उसमें सुधार करना। दोस्तों, इस परिषद के पास अनुसंधान करने, किसी भी प्रस्तावित कानून, नियम या प्रेस से संबंधित अन्य मत पर अपनी राय देने और उस राय को उपयुक्त अधिकारियों को संप्रेषित करने का अधिकार है। लोक महत्व के मामले में यह परिषद संज्ञान ले सकती है और मौके पर जांच करने के लिए एक विशेष समिति का गठन भी कर सकती है। ठीक है दोस्तों, यह समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में मददगार है। साथ ही उच्च पेशेवर मानकों के अनुसार समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए एक आचार संहिता का निर्माण भी करती है। ठीक है, ये कोड ऑफ कंडक्ट का भी निर्माण करती है, ध्यान रखना। समाचार पत्रों, एजेंसियों और पत्रकारों की ओर से सार्वजनिक महत्व के उच्च मानकों को बनाए रखना तथा यह सुनिश्चित करना कि अधिकारों एवं जिम्मेदारियों की भावनाओं को बढ़ावा दिया जाए आदि इसकी प्रमुख जिम्मेदारियां हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। हैदराबाद में देश के पहले रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कब किया गया? 1 अक्टूबर 2023 को। हेल्थवे नामक यह इनिशिएटिव ट्रैक विश्व स्तर पर अपनी तरह का दूसरा ट्रैक माना जा रहा है। ठीक है, कौन सा? दूसरा माना जा रहा है। यह हैदराबाद को सक्रिय गतिशीलता राजधानी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, इसे दक्षिणी कोरिया में डेजोन सेजोंग बाइक हाईवेज की तर्ज पर बनाया गया है। कहाँ है? दक्षिणी कोरिया के जो डेजोन और जो सेजोंग बाइक हाईवेज है उसकी तर्ज पर बनाया गया है। यह 23 किलोमीटर लंबा और 4.5 मीटर चौड़ा साइकिल ट्रैक नान कराम गुंडा तेलंगाना से शुरू होकर नरसिंगी कोलूर को आपस में जोड़ता है।
तीसरा क्वेश्चन है अपना, हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? कौन से क्षेत्र में? लिटरेचर क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2023 का नोबेल पुरस्कार। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जॉन ओलाव फासे को यह पुरस्कार दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में। चर्चा करते हैं साहित्य के क्षेत्र में जो 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया है उसके बारे में। दोस्तों, हाल ही में जो मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले अनकही की आवाज जॉन फासे को उनके अभिनव नाटकों और गद्यों के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। क्या भारत को भी साहित्य के क्षेत्र में कभी नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो हाँ, भारत को भी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी अत्यधिक संवेदनशील और सुदूर कविताओं के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, 2022 के साहित्य क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये एनी एनार्स्ट को उनकी साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए उनके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, अलगाव और सामूहिक बाधाओं को उजागर करने के लिए दिया गया था। अपना चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन के ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला है? दोस्तों, सुधा मूर्ति है वो पहली भारतीय महिला है जिसे कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अपना पांचवा क्वेश्चन है, इस साल 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा अहिंसा दिवस मनाया गया? तो पहला क्वेश्चन में बन जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। इस साल मनाया गया 70वां। ठीक है, कौन सा 70वां अहिंसा दिवस मनाया गया? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में की गई थी। कब की गई थी? 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। इस दिन जन जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से अहिंसा के संदेश को फैलाने के लिए मनाया जाता है। गांधी जी के विचारों का प्रचार प्रसार किया जाता है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से बैंक ने EWR इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रसीद के खिलाफ फंडिंग के लिए वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ समझौता किया? तो हाल में बैंक ऑफ इंडिया ने वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटिंग अथॉरिटी के साथ समझौता किया है। सातवां क्वेश्चन है, 2023 में जो पीस अवार्ड है नोबेल क्षेत्र में, नोबेल पीस अवार्ड है वो किसे दिया गया? ये दिया गया नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है दोस्तों, नरगिस मोहम्मदी है वो ईरानी कार्यकर्ता है जिन्होंने ईरान में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई और लंबी लड़ाई लड़ी। सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता हेतु उनके संघर्ष के लिए जो रॉयल स्वीडन अकादमी है उसके द्वारा उन्हें पीस अवार्ड दिया गया नोबेल क्षेत्र का, वो भी 2023 का। दोस्तों, यह पुरस्कार शासन की अविवेकपूर्ण नीतियों की आलोचना करने के अधिकार को बढ़ावा देने, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने में उनके योगदान को मान्यता देता है। वर्ष 2022 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस को दिया गया तथा रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन मानवाधिकार सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को यह पुरस्कार दिया गया था 2023 का। अगला क्वेश्चन है अपना, स्टार जेवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही भारत ने एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने एशियाई खेलों में 17 स्वर्ण पदक जीते हैं।
नवा क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इस साल नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया? दोस्तों 2023 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। मोंगिजी बावेंडी, एलेक्सी आई एकीमोव और लुइस ई ब्रूस को दिया गया है। दोस्तों इन क्षेत्रों को क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया साइंस के क्षेत्र में। और वहीं 2022 की बात करें जो क्लिक केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था कैरोलिन आर बार्टोर्जी को, मार्टिन मेंडल को और के बेरी शार्पलेस को। दोस्तों अपन क्वांटम डॉट्स के आविष्कारों की बात करें तो लगभग 40 वर्ष पूर्व वैज्ञानिकों ने पाया कि नैनो स्केल पर एक ही तत्व के नैनो कण आमतौर पर 1 मीटर के 1 से 100 अरबवें आकार के अपने बड़े समकक्षों से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जो इस पारंपरिक धारणा का खंडन करते हैं। परंपरागत रूप से यह अवधारणा व्याप्त थी कि शुद्ध तत्व के सभी हिस्सों में, जो किसी भी आकार के क्यों न हो, इलेक्ट्रॉनों के समान वितरण के कारण उनके गुण सदैव समान होते हैं। दोस्तों क्वांटम डॉट्स के विशेषताओं के बारे में बात करें तो क्वांटम डॉट्स होते हैं वो नैनो स्केल कण होते हैं जिनका आकार आमतौर पर 1 से 100 नैनोमीटर तक होता है। इनकी छोटी संरचनाओं में अद्वितीय गुण होते हैं जो इनके आकार को निर्धारित करते हैं। दोस्तों विशेष रूप से क्वांटम डॉट्स का आकार उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग का निर्धारण करता है। छोटे डॉट्स नीले प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं और तो बड़े डॉट्स होते हैं वो पीले और जो लाल रंग का प्रकाश होता है का प्रकाशन करते हैं। दोस्तों क्वांटम डॉट्स का प्रभाव के बारे में देखें तो क्वांटम डॉट्स सबसे छोटे पैमाने पर पदार्थ और ऊर्जा के मौलिक व्यवहार को संदर्भित करते हैं। जहाँ सैद्धांतिक भौतिकी अभी तक लागू नहीं हुई है वहां पर क्वांटम डॉट काम कर लेता है। क्वांटम प्रभाव क्वांटम स्तर पर होने वाली एक घटना है जहाँ इलेक्ट्रॉन जैसे कण सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट जैसे व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जो सैद्धांतिक भौतिकी से अलग क्षेत्र है। दोस्तों क्वांटम प्रौद्योगिकी है वो विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम सेंसर सहित नवीन उपकरण तथा अनुप्रयोगों हेतु क्वांटम यांत्रिकी के अद्वितीय गुणों का उपयोग करती है। दोस्तों बात की जाए क्वांटम डॉट के प्रयोग क्या क्या हैं तो पहले इसका प्रयोग है डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में। दोस्तों डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में क्वांटम डॉट स्पष्ट और चमकीले प्रकाश का उत्सर्जन करके एलईडी लैंप, टेलीविजन स्क्रीन जैसे डिस्प्ले की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। इनका उपयोग मेडिकल इमेजिंग में भी किया जाता है। ये सर्जरी के दौरान ट्यूमर के ऊतकों को प्रदीप्त कर सकते हैं जिससे शल्य चिकित्सकों को ट्यूमर के सटीक निष्कासन में सहायता मिलती है। इसका नैनो स्केल आकार इन्हें छोटे सेंसर में उपयोग के लिए आदर्श बनाता है। इसके अलावा इसका उपयोग फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। क्वांटम डॉट तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखता है जिससे भविष्य में नवीन और अनुकूलनीय उपकरणों के विनिर्माण की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा सिलीमर सोलर सेल में इसका उपयोग होता है। क्वांटम डॉट से अधिक कुशल और कॉम्पैक्ट सोलर सेल बन सकते हैं जिससे नवीनीकरण ऊर्जा संबंधी समाधान संभव हो सकेगा। इसके अलावा एन्क्रिप्टेड क्वांटम संचार में इसका उपयोग है। यह क्वांटम संचार प्रौद्योगिकियों को विकसित करने, संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये अपन ने क्वेश्चन ऊपर चर्चा की, उनके आंसर की है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अगेन। थैंक यू।